हेलो दोस्तों, मैं विराज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विराज फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम आर्ट से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी में आने की संभावना बन सकती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कला के मूल तत्व षडांग 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। तो हमने एक श्लोक पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, जैसे हम कला की तैयारी शुरू करते हैं वैसे ही एक श्लोक हमें पढ़ने को मिलता है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। उस श्लोक के हिसाब से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकारा जाता है। अब निरंतर गतिशील बिंदु की एक बिंदु रख दिया, एक बिंदु के बाद थोड़ा अंतराल पे एक बिंदु और रख दिया, इसके बाद उस बिंदु से उस बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो वो हमारी कहलाती है रेखा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? रेखा, आकार, रंग, आकृति। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। किसी कोई वस्तु है, हम दीवार ही ले लेते हैं, हम देखते हैं एक सपाट दीवार या उसको छू के देखते हैं तो हमें जो अनुभव होता है उसे ही हम पोत कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे मूर्ति, बोर्ड, पोत, तान। तो ऑप्शन सी पोत जो है वो राइट आंसर है। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। तो ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है, टेक्निक पूछ रहा है, ठीक है, टेक्निक पूछ रहा है इसमें। तो टेक्निक हमारी ऑप्शन में कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे फ्रेस्को, ग्वास, टेम्परा, वाटर कलर। तो इसमें टेक्निक जो है हमारी है फ्रेस्को। टेम्परा की तरफ मत जाना, टेम्परा जो है वो माध्यम है, जो टेक्निक है वो फ्रेस्को है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजी आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? अब इसमें पूछ रहा है सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजी, ये सभी जो शब्द हैं वो किस तत्व को वर्णित करते हैं? तो हमारे ऑप्शन है आकार, रेखा, रंग, अंतराल। 3 सेकंड का पॉज लेंगे। तो ये जो सभी शब्द हैं वो रेखा को वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? जो हमारा काला और सफेद रंग होता है वो किस रूप में स्वीकारा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है तटस्थ रंग, गर्म रंग, ठंडे रंग, प्राथमिक रंग। तो हमारे जो है वो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? पदार्थ में देखें तो लाल, पीला और नीला, ठीक है। लाल, पीला, नीला जो है हमारे पदार्थ के प्राथमिक रंग हो जाते हैं। अब इसी में हम देखें प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं आरजीबी, लाल, हरा और नीला। तो ये हमारा प्राथमिक रंग होते हैं, मतलब पदार्थ के अलग होते हैं और प्रकाश के अलग होते हैं। अब देखें ठंडे रंग, ठंडे रंग कौन से होते हैं? ठंडे रंग वो होते हैं जो हमारे जो विपिग्योर जो हमने पढ़ा होगा बैनिया पिनाला, उसमें जो सूर्य से दूर के रंग होते हैं, जैसे स्टार्टिंग कौन सा है? बैंगनी, तो वो सबसे ठंडा हो जाएगा। लास्ट कौन सा है? लाल, तो वो सबसे गर्म रंग हो जाएगा, ठीक है। और गर्म रंग का भी बताया, जो सूर्य के निकट है वो गर्म रंग होते हैं। अब ऑप्शन बचा एक, कौन सा? तटस्थ रंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। कोई सपाट इंसान मतलब सपाट स्थान है, उस पर चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है खंड, अंतराल, भित्ति, कागज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, अंतराल।
क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? समाज की जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? कलाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, चारु और कारू। ललित कला, उपयोगी कला। तो ललित कलाएं, हमारी ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं आ जाती हैं, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु। अब उपयोगी कला के अंतर्गत, उपयोगी कलाएं वो होती हैं जो भौतिक मतलब समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे कोई बढ़ईगिरी कर रहा है तो वो जो बनाएगा वो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो उपयोगी कला के अंतर्गत आ गया। जो सुनार है वो सोने की कुछ वस्तुएं बनाएगा, आभूषण बनाएगा, वो भी उपयोगी कला के अंतर्गत आ गया। तो जो उपयोगी कलाएं हैं वो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, उपयोगी कला। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? तो गढ़ी कलाकार परिषद जो है वो हमारा ऑप्शन जो है वो लखनऊ, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नई दिल्ली वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? जो पेस्टल रंग होते हैं उसको स्थायी करने के लिए जो तरल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है कार्बिंग, फिक्सेटिव, स्प्रे, जल। तो जो पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए जिस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको हम जानते हैं फिक्सेटिव के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक धरातल पर, कोई धरातल है, उस पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर, मतलब किसी भी मतलब बाहर से कोई चीज ले ली और उस धरातल पे चिपका दी, चिपकाकर स्याही लगाकर, अब उसी चीजों को जो चीजें चिपकाई हैं उन पे स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर दोबारा से फिर उसके ऊपर भी एक कागज रखकर दबाते हैं और छाप देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सेरीग्राफ, कोलोग्राफ, प्लेनोग्राफ और लिथोग्राफ। तो इस तरीके से जो छापा लिया जाता है उसको हम कहते हैं कोलोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुनना है। तो जो लिनोकट होता है, लिनोकट आपने पढ़ा होगा कि नंदलाल बोस ने एक चित्र बनाया था डांडी कूच का 1930 ईस्वी। तो वही चीज है कि उसकी प्रक्रिया पूछ रहा है कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो लिनोकट की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें ड्राइंग करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं, इसके बाद इंकिंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया जो है वो प्रयुक्त की जाती है। तो वो हमारी को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है ड्राइंग में, भित्ति चित्रण में, व्यवहारिक कला में, प्रिंट मेकिंग में। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? ऑप्शन है नाट्य शास्त्र में, कादम्बरी में, तिलक मंजरी में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है नाट्य शास्त्र। वैसे होना तो चाहिए यहाँ ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद ऑप्शन में ही नहीं है तो हमें लगाना ही पड़ेगा नाट्य शास्त्र। फिर भी जब भी पूछे कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है तो अगर ऋग्वेद ऑप्शन हमें है तो ऋग्वेद ही हमें पहले टिक करना है। जब पूछे कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसमें हुआ है, सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किसमें हुआ है, तब हमें नाट्य शास्त्र पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? ऑप्शन है भीमबेटका, सित्तनवासन, एलोरा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंघनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम। नेक्स्ट ऑप्शन है रायगढ़, एलोरा, लुखनी। इसके बाद ऑप्शन है लखनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी।
तो ऑप्शन के हिसाब से अब देखो इसमें एलोरा दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही कट गया। इसके बाद बी में देखो सिंगनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम भी नहीं है, यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र नहीं देखे जा सकते हैं। सी नंबर है रायगढ़, एलोरा, लुकनिया। ठीक है, तो एलोरा में जो है यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। जो सोमेश्वर थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मालविकाग्निमित्र, समरांगण सूत्रधार, स्वप्न वासोदत्ता या मानसोल्लास। तो जो सोमेश्वर थे उन्होंने मानसोल्लास नामक ग्रंथ जो है वो लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ऑप्शन है 8, 7, 9, 5। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो हमारा 9 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक हैं। तो जो प्रवाही रेखाएं होती हैं वो लावण्यता का प्रतीक होती है, मतलब लावण्यता झलकती है उनसे, प्रवाही रेखाओं से गति भी झलकती है, माधुर्य भी झलकता है। और जो लंबवत रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाओं से जो है वो शक्ति, स्थायित्व, गौरव का प्रतीक होती है लंबवत रेखाएं। और जो एक पुंजी रेखाएं होती हैं वो प्रसार का प्रतीक होती हैं, जैसे सूर्य होता है ना, उससे एक पुंजी रेखाएं निकलती हैं, वो प्रसार का प्रतीक है। जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वो व्याकुल मन स्थिति का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। ऑप्शन है बाटिक, प्रिंट, कोलाज, फ्रेस्को। तो इसमें जो है कोलाज जो है वो विविध सामग्री को चिपकाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो है वो रंगों में, ऑप्शन है गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र, तैल। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है वो जानवरों की चर्बी मिलाते थे। जो प्रागैतिहासिक चित्रकार थे वो रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाकर यूज करते थे, तभी तो हजारों सालों से उनके जो बनाए हुए चित्र हैं वो अभी भी हमें अच्छी हालत में मिलते हैं, इसी की वजह से। क्योंकि वो चर्बी मिलाते थे, मतलब खनिज रंग मिलाते थे, फिर चट्टानों पे चित्रकारी करते थे, तो उससे एक ऑक्सीड मतलब रासायनिक प्रक्रिया होके वो चित्र जो है वो स्थायी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? जो शिकार के दृश्य हैं मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। तो जो शिकार के दृश्य है वो मुख्य रूप से हमें कोटा शैली में देखने को मिलते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाते नहीं तो समय ज्यादा हो रहा है समझाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अंतराल को भूमि बंधन, ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कला विलास, सम्रांगण सूत्रधार और कामसूत्र। जो अंतराल को भूमि बंधन जो कहा गया है वो सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? सम्रांगण सूत्रधार। अब देखो बंधन भूमि है, इसमें भूमि बंधन, तो भूमि है, भूमि से हम याद रख देंगे सम्रांगण सूत्रधार, धार में क्या होती है? भूमि, और यहाँ पर भी भूमि है तो भूमि बंधन सूत्रधार। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो जो टेम्परा रंग होते हैं उनका प्रभाव पूछ रहा है कैसा होता है? पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, ये खुरदुरे होते हैं या बहुत पतले होते हैं? तो जो टेम्परा रंग होते हैं वो अपारदर्शी रंग होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी, मतलब बैकग्राउंड उसमें नहीं देख सकते। आपने एक बार कलर कर दिया, इसके बाद आप उसमें पन्ना जो है, पीछे का जो पेज है या धरातल है, उसको आप नहीं देख सकते हैं। तो इसी के अपोजिट जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी रंग होते हैं, क्या आप उनमें पन्ना भी देख सकते हैं, मतलब पेज भी उसमें हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, लेकिन टेम्परा जो रंग है उसमें नहीं दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है वो, ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? अभी पूछा है, मतलब ऐसी कौन सी शैली है जो खिलौनों की तरह उन पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है? मतलब एक तरीके से खिलौनों के तरीके के, जैसे हम खिलौने देखते हैं ना, उस तरीके से पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। तो हमारी जो आभरण शैली है इसमें पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो खिलौनों की तरह हुआ है।
और मानव आकृतियां जो है वो गुड्डे गुड़ियों की तरीके बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? एलोरा जो है उसमें कितने गुफा मंदिर हैं? ऑप्शन है 42, 34, 40, 38। तो एलोरा में जो गुफा है वो 34 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? जो ताड़पत्र है उसमें जो अंग सूत्र चित्रित किया गया है वो किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है बसौली शैली, अभ्रंश शैली, जैन शैली या कांगड़ा शैली। तो जो अंग सूत्र है वो हमारा अभ्रंश शैली में चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कला नाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? जो ये श्लोक है कला नाम प्रवरम चित्रम, ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन है त्रिपिटक, कामसूत्र, राय रायपसेणीय और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। जो कला नाम प्रवरम चित्रम जो श्लोक है वो हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो 35 से 43 तक जो अध्याय है चित्र सूत्र नाम से, उससे लिया गया है। इसी की जगह अगर चित्र सूत्र होता तो हम इसमें चित्र सूत्र को राइट करते, टिक करते। अगर दोनों ऑप्शन में देता चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तो हम हमेशा चित्र सूत्र को ही राइट करेंगे, क्योंकि जो ये जो श्लोक है वो चित्र सूत्र का ही है। अगला क्वेश्चन है, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। अगर हम कोई चित्र बना रहे हैं उसमें दृष्टि प्रभाव मतलब एक चित्र को ऐसा एक कैरेक्टर को ऐसा बनाना कि हम जैसे ही चित्र को देखें तो हमारी निगाह उसी पे जाए, उसी पे ज्यादा महत्व दे दे। मतलब जो चित्रकार है एक ही चित्र पे ज्यादा फोकस कर दे तो उसी को दृष्टि प्रभाव जो है, दृष्टि प्रभाव को मतलब बोला जाता है कि चित्रकार ने जो है एक ही चित्र पे ज्यादा फोकस कर दिया, जो अन्य आकृतियां उनमें ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। जो अपना आधुनिक चित्रकार है वो जो तत्व हैं जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, बोध, अंतराल, उन तत्वों में किस एक तत्व के प्रति जो है बहुत ज्यादा सचेत है आज के जमाने का जो चित्रकार है? तो वो ऑप्शन है रेखा, तान, अनुपात, पोत। तो इसमें जो है पोत के प्रति जो आधुनिक चित्रकार है बहुत ज्यादा सचेत है आजकल। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौर पंचाशिका के रचयिता कौन है? तो चौर पंचाशिका बिल्हड़ ने लिखी हुई है। तो ये बिल्हड़ की रचना है चौर पंचाशिका। अगला क्वेश्चन है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? मतलब राग रागनियों का अंकन जो है किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो ऑप्शन है कांगड़ा, पाल, राजस्थानी, मुगल। तो राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन जो है वो राजस्थानी शैली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा कहते हैं, रागमाला, नायिका भेद या पिछोई। तो संगीत से संबंधित चित्रों को हम क्या कहते हैं? रागमाला। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? जो मुगल चित्रकला है किन दो शैलियों के सम्मिलन से या मिलन से इसका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन है कश्मीरी पंजाबी, राजस्थानी दक्षिणी, भारतीय फारसी और फारसी यूरोपीय। तो हमारी जो मुगल शैली है वो भारतीय और फारसी के सम्मेलन से जो है वो मुगल शैली चित्रकला का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो ऑप्शन है राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, आधुनिक शैली या कंपनी शैली। तो मुगल शैली के पतन के बाद जो है वो कंपनी शैली का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था, पटना शैली का चित्रकार जो है वो कौन थे? ऑप्शन है मंसूर, बिशनदास, सेवकराम, मिस्किन। तो ऑप्शन में जो है वो सेवकराम जो है वो पटना शैली के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है। अब ये रंग योजना जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है समीपस्थ रंग योजना, विरोधी रंग योजना, एकाकी रंग योजना या द्वितीयक रंग योजना। जो ये रंग योजना है वो कहलाती है समीपस्थ रंग योजना। अगला क्वेश्चन है, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अजंता, सित्तनवासन, सिगिरिया, बाघ। पंच पांडु के नाम से जाना जाता है मतलब बाघ गुफा, बाघ गुफा जो है उसको
पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था, मतलब जो शुरुआत हुई थी पोथी चित्रण की, वो किस शैली से हुई थी? राजपूत से हुई थी, पाल से, जैन से, या मुगल से? तो ये जो है पोथी चित्रण की जो है शुरुआत हुई थी पाल शैली से। क्योंकि पहले तो भित्तियों पर ही चित्र बनाए जाते थे, जैसे हमने पढ़े हैं अजंता, बाग, सित्तनवासन, एलोरा, बादामी, इन सब में पहले भित्ति चित्रण ही होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ उस समय आक्रमण वगैरह और लड़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये सब बड़े बड़े काम जो भित्ति चित्रण के काम थे ये बंद हो गए थे। लोग छोटी छोटी जगह के लिए लड़ने लगे थे, हर जगह अपने अपने शासक हो गए थे। तो वो क्या करते थे कि इतने बड़े बड़े काम नहीं करवाते थे। राजा सोचते थे कि हम छोटा काम करवाएंगे, अपना जैसे कुछ हुआ युद्ध अगर हार गए तो हम अपना कॉपी किताब जो पोथियां वगैरह हैं वो लेके अपना निकल जाएंगे यहाँ से। तो इस वजह से ये लोग भित्ति चित्रण का काम करवाना बंद कर दिया था। इन लोगों ने छोटे छोटे पोथियां ही चित्रित करवाते थे। तो ये शुरुआत हो गई थी पाल शैली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैतन्य का ग्रह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया था? तो चैतन्य का परित्याग ग्रह परित्याग चित्र जो है वो ऑप्शन है चित्तीनाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार। तो चैतन्य का ग्रह परित्याग जो चित्र है वो चित्तीनाथ मजूमदार ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अगर हम कोई अंतराल है जिसमें हम चित्र रचना करते हैं, उसमें हमें गहराई दिखानी हो तो हमें उसमें क्या दिखाना पड़ेगा? तो ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य, धुंधलापन, स्पष्टता, या पोत। तो इसमें हमें जो है परिप्रेक्ष्य दिखाना पड़ेगा, तब हमें जो है उसमें गहराई दिखेगी चित्र में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उदयपुर, अर्थुना, दिलवाड़ा, या आभानेरी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। आभानेरी जो है हर्षद माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? जो एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? तो ये है मुंबई में। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे लगभग 6 मील दूर है। 6 मील दूर या 10 या 11 किलोमीटर दूरी पे है। समुद्र के अंदर पड़ती है ये गुफा, और वहां तक जाने के लिए जो है वो नाव के साथ, नाव का सहारा लेके हमें वहां तक जाना पड़ता है। और उस टापू का क्या नाम था? प्राचीन काल में उस टापू का नाम था धारापुरी। तो हाँ, क्वेश्चन क्या था कि एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? तो ब्रह्मा, कृष्ण, शिव, या विष्णु। तो एलिफेंटा में जो है वो शिव जी का मूर्तियों का निर्माण अधिक से अधिक हुआ है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1031 में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? 1031 में जो है वो दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर जो है वो बनवाया था। ऑप्शन है विमल शाह, तेजपाल, धन्ना शाह, या रत्ना शाह। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। विमल शाह ने जो है 1031 में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। अब चिनार वृक्ष था जो मंसूर और अबुल हसन ने मिल के, दोनों ने मतलब संयुक्त रूप से ये चित्र बनाया था। अब उसमें से पूछ रहा है कि जिसने गिलहरियां बनाया था वो किसने बनाई थी गिलहरियां? तो ऑप्शन है अबुल हसन, बिशन दास, जगन्नाथ, और मीर सैयद अली। तो पहले ही बता दिया हम। चल ठीक है, अब इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? अबुल हसन। बस हमें ये याद रखना है कि जो चिनार वृक्ष बनाया था वो मंसूर ने बनाया था, और जो गिलहरियां बनाई थी वो अबुल हसन ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर सुहैली, अमीर हमजा, कलीला दमना, या चंगेजनामा।